बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम्स, स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। कंप्लीट एक लिस्ट बना दी गई है बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की, उनको इसमें कवर किया गया है। स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन दी गई है, जहां जरूरी समझा वहां एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाई गई है। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके सारे कवर किए गए हैं इसमें। तो लिहाजा इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे पूछता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले तो ये कि बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किस कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। ठीक है, जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपका मदरबोर्ड है, चाहे रैम है, चाहे सीपीयू है, चाहे आपका कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, जब आपके सिस्टम के इन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट रन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस लाइक विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉइड एंड आईओएस। तो एक काम इसका दूसरा क्या है? इट रन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन होते हैं, डायरेक्ट हार्डवेयर पे रन नहीं होते। तीसरी चीज, ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूजर इंटरफेस से मुराद है वो फ्रंट स्क्रीन जहां पर आप अपने कंप्यूटर से इंटरैक्ट करते हैं। जैसे कि जब आप विंडो अप्लाई करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर पे, अब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपके पास एक फ्रंट स्क्रीन आती है, डेस्कटॉप आता है, जहां से आप मजीद ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। इस तरह और भी ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हैं, जैसे मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉइड एंड आईओएस। क्वेश्चन 2 में आपसे पूछा गया बेटा व्हाई इज ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्ड एज सेंट्रल कंट्रोलर। सेंट्रल कंट्रोलर से मुराद ये है कि तमाम कंप्यूटर की स्मूथ वर्किंग ऑपरेशंस के लिए कंट्रोल कौन कर रहा होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पे काम करता है कंप्यूटर के तमाम फंक्शंस, तमाम हार्डवेयर और तमाम सॉफ्टवेयर ठीक ठीक चल रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ टास्क जब एक टाइम पे ऑपरेट हो रहे होते हैं तो किस टास्क को कितना सीपीयू देना है, कितनी रैम असाइन करनी है, कितना टाइम स्लॉट असाइन करना है, आउटपुट की डिवाइस कब असाइन करनी है, आईओ कंट्रोलर इसके लिए लगा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये तमाम टास्क मैनेज करता है। क्वेश्चन 3 में वो आपसे पूछता है हाउ डज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ट्रांसलेटर बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। अब यूजर आप है और हार्डवेयर आपकी मशीन है जो आप खरीद के लाए हैं कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम इनके दरमियान ट्रांसलेटर के तौर पे कैसे काम करता है? जब आप बेटा कमांड देते हैं तो आपकी कमांड किसके पास जाती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से वो काम परफॉर्म करवा के आपको देता है, वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवा के आपको देता है। इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम मिडल मैन है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से भी इंटरैक्ट कर रहा है, हमसे भी इंटरैक्ट कर रहा है। हम उससे कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं? यूजर इंटरफेस के थ्रू। और वो हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर रहा है, हमारे काम करवा के देता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है व्हाट आर ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन मल्टी यूजर एनवायरनमेंट टास्क। तो मल्टी यूजर होता क्या है बेटा एनवायरनमेंट? कि जब आप एक कंप्यूटर पे एक से ज्यादा यूजर क्रिएट करते हैं, इसको कहते हैं मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। अब मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम, ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी ये होती है कि तमाम यूजर अकाउंट्स की फाइल्स को सेपरेट रखा जाए, तमाम यूजर अकाउंट्स की फाइल्स को प्राइवेट रखा जाए, ताकि जब मैं लॉगिन करूं तो मैं अपने साथी की फाइल्स को ना देख सकूं, वो लॉगिन करे सिस्टम पे तो वो मेरी फाइल्स को ना देख सके, और कंप्यूटर के रिसोर्सेज को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए बिटवीन द यूजर अकाउंट्स। अनऑथराइज्ड एक्सेस से रोका जाए लोगों को। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपसे पूछा गया है डिफाइन वन वे टू क्रिएट अ न्यू यूजर अकाउंट इन विंडोज। अब यूजर अकाउंट विंडोज में कैसे बनाया जाता है बेटे? सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल में जाते हैं, वहां से यूजर अकाउंट्स में जाते हैं और उधर जाके लिखते हैं ऐड न्यू यूजर। ऐड न्यू यूजर लिखने के बाद आप यूजर नेम देते हैं, उसका पासवर्ड लिखते हैं और अकाउंट टाइप मेंशन करते हैं कि आपने गेस्ट अकाउंट बनाना है या एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट बनाना है। अपने सिस्टम पे बेटा हम एक टेस्ट अकाउंट ऐड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल में जाते हैं। कंट्रोल पैनल हमने ओपन किया, यहां पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है यूजर अकाउंट्स का। आपने इस ऑप्शन पे क्लिक किया।
देन अगेन आप क्लिक करेंगे हेडिंग यूजर अकाउंट्स पे। यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है बेटा आपके पास मैनेज अनदर अकाउंट, आप इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा हुआ है ऐड अ न्यू यूजर इन पीसी सेटिंग्स। आपने क्लिक किया तो आपके पास बेटा एक इंटरफेस ओपन हो गया। यहां लिखा हुआ आ रहा है ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी, के आप इसी पीसी पर एक नया अकाउंट बनाना चाहते हैं। अब विंडोज आपसे रिक्वायर करती है कि अगर तो उसका साइन इन अकाउंट बना हुआ है, ईमेल आईडी बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो इंफॉर्मेशन आप यहां दें, और अगर नहीं है तो फिर आप लिख दें आई डोंट हैव पर्सन साइन इन इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि मेरे पास उसका ईमेल अकाउंट नहीं है, हमें अकाउंट बनाना है यहां पर बगैर ईमेल एड्रेस के। तो हम यहां से ऑप्शन चूज करेंगे ऐड अ यूजर विदाउट अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे यूजर का नेम, मैं इस यूजर का नाम रख देता हूं टेस्ट। सिक्योर पासवर्ड, आपने कोई पासवर्ड रखना है, ठीक है, अपनी मर्जी का। उसके बाद वो कहता है सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई सेट कर लें ताकि आप जो है इस यूजर को लॉग इन कर सकें। अच्छा, अगर विदाउट सिक्योरिटी क्वेश्चन आप नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको रेड कर देगा इन फील्ड्स को, मतलब ये जरूरी है। आपने फर्स्ट पेट नेम रख दिया, हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, चले बैट हमने नाम रख दिया। इसी तरह उसने कहा जी आप अपना सिटी बताएं बॉर्न का, तो हमने कह दिया मुल्तान। क्वेश्चन 3 में आपने चूज कर लिया चाइल्डहुड निकनेम, कोई भी आप नाम रख लें फॉर एग्जांपल, और नेक्स्ट करें। अब जब आपने नेक्स्ट किया तो देखें आपके पास यहां पर ये अकाउंट आ गया है। तो इस तरीके से आपने बेटा अकाउंट ऐड करना है किसी सिस्टम पे अपने। नेक्स्ट चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आर्किटेक्चर का मतलब होता है द वे पार्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, कंपोनेंट्स ऑफ किसी मशीन के जैसे आपस में जुड़ते हैं, तो उस मशीन के कंपोनेंट्स के जुड़ने के तरीके को आर्किटेक्चर कहते हैं। तो आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वे इट्स पार्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ दे वर्क टुगेदर, कैसे उसके पार्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और कैसे मिलजुल कर काम करेंगे। विद ईच पार्ट हैविंग अ स्पेशल रोल, हर पुर्जे का बेटा अपना किरदार होता है ताकि कंप्यूटर जो है काम कर सके। रैम का अपना रोल है, सीपीयू का अपना रोल है, हार्ड डिस्क का अपना रोल है, बसेस का अपना रोल है, मदरबोर्ड का अपना रोल है, पेरिफेरल डिवाइसेस का अपना रोल है। क्वेश्चन 7 में आपसे पूछा गया व्हाट इज कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में बेटा दो मेन पार्ट्स, कर्नल और शेल। कर्नल क्या है? अंदरूनी हिस्सा, कोर पार्ट, मेन हिस्सा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो क्या करता है, डायरेक्टली कंट्रोल करता है कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी और हार्डवेयर को भी। हार्डवेयर में जैसा कि सीपीयू है, मेमोरी है, डिवाइसेस है, इनको कौन कंट्रोल करता है? कर्नल कंट्रोल करता है। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा गया व्हाट इज शेल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। शेल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का आउटर पार्ट है, जो किससे इंटरेक्ट करता है? यूजर से, कमांड्स रिसीव करता है हमारे से, एंड पास देम टू द कर्नल, और फिर पास ऑन करता है किसे? कर्नल को। इसका मतलब है यूजर से करीब, इंटरफेस से करीब, हमारे से करीब कौन है? शेल, और हार्डवेयर से करीब कौन सा है? कर्नल। तो ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द शेल। शेल की कितनी टाइप्स हैं? तो देखिए बेटा शेल की दो टाइप्स है। जैसे आपका विंडो का डेस्कटॉप आता है, इसे ग्राफिकल शेल कहते हैं, क्योंकि इस पर आपके पास आइकन्स मौजूद होते हैं, आप आइकन पे क्लिक करते हैं, आपकी कमांड एग्जीक्यूट होती है। दूसरे शेल होते हैं बेटा कमांड लाइन शेल, जिसे कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, टर्मिनल्स हो गए, यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस याद करनी पड़ती है। मैं दोनों की आपको एग्जांपल दिखाता हूं। देखें, मैंने यहां पर क्लिक किया, मेरा डेस्कटॉप आ गया। अब डेस्कटॉप पे यहां पर जितनी भी आपके पास मौजूद है आइकन्स, आप किसी पे भी क्लिक करते हैं, आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। इसका मतलब है ये ग्राफिकल शेल है। अगर मैं बात करूं किसकी? कमांड लाइन की, तो कमांड लाइन के लिए मैं अपनी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके दिखाता हूं आपको। ये हमने अपनी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन की। अब ये कमांड लाइन है। कमांड लाइन से मुराद ये है कि ये तो सिर्फ कमांड देंगे तो चलेगी। मैं चेक करना चाहता हूं जहां हम खड़े हैं इसमें कितनी डायरेक्टरीज मौजूद है। जब मैंने क्लिक किया तो उसने फोल्डर्स की लिस्ट दिखा दी कि कितनी है। अच्छा, मैं चेंज डायरेक्टरी की कमांड देता हूं और डी ड्राइव में मूव करता हूं। डी ड्राइव में हम मूव किए, तो डी ड्राइव में मूव करने के बाद मैं चाहता हूं आपको दिखाना कि यहां कितनी डायरेक्टरीज है। तो आपने देखा कि कमांड लाइन में, शेल में आपको क्या था? कमांड्स लिखनी पड़ी खुद से, जबकि ग्राफिकल शेल में आपने डबल क्लिक किया और आपकी कमांड्स एग्जीक्यूट हो रही थी। तो ये बेसिक डिफरेंस है ग्राफिकल शेल और कमांड लाइन शेल का।
क्वेश्चन 10 में बेटा आपसे पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर्स और मॉड्यूलर डिजाइन क्या है। तो डिजाइन जो है बेटा, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन को लेयर्स में डिवाइड किया है और हर लेयर की अपनी स्पेसिफिक जॉब है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे सबसे जो लोअर लेयर है वो हार्डवेयर पे काम करती है। हार्डवेयर मींस सीपीयू, रैम, आपकी स्टोरेज डिवाइस, आपका मदरबोर्ड। मिडिल लेयर जो है वो रिसोर्सेज को मैनेज करती है, ठीक है। और जो अपर लेयर है वो एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करवाती है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है। हम किससे इंटरैक्ट करते हैं? हम अपर लेयर से इंटरैक्ट करते हैं। हमारे पास यूजर इंटरफेस आता है, हम वहां पे अपनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं। वो मिडिल लेयर के पास जाता है, वो रिसोर्सेज असाइन करता है, और लोअर लेयर जो है हार्डवेयर से वो रिसोर्सेज हमें लेकर देती है। तो इस तरीके से हमारी एक जॉब जो है एग्जीक्यूट हो रही होती है यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स। क्वेश्चन 11 में पूछा गया है कि इस लेयर्ड डिजाइन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज क्या है, क्या फायदा है कि लेयर्स में तकसीम किया गया इसे। तो इजी हो जाता है मैनेज करना, रिपेयर इजी हो जाता है, इंप्रूव करना इजी हो जाता है किसी भी टास्क को। ईच लेयर डिपेंड ऑन द वन बिलो इट, हर लेयर दूसरी पे डिपेंडेंट है। एक लेयर टास्क परफॉर्म करके देगी, दूसरी को असाइन करेगी। इट अलाउ फॉर चेंज विदाउट अफेक्टिंग द होल सिस्टम। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम आपका इफेक्ट नहीं होता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप चीजें क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। ये इसका बेनिफिट है कि इजी हो जाता है काम। क्वेश्चन 12 में पूछा गया बेटा एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लेयर्स एंड मॉड्यूलर डिजाइन। अब आपकी बुक में एक एग्जांपल दी गई है स्कूल सिस्टम की, ठीक है। तो आपने स्कूल सिस्टम के साथ क्या करना है, इसको सिंक करके दिखाना है लेयर्स को। स्कूल सिस्टम की एग्जांपल, सपोर्ट स्टाफ जो है आपका, आपके क्लीनर्स, सफाई वाले, आपके गार्ड्स वगैरह जो है, ये लोअर लेयर है। ये हार्डवेयर के साथ काम करते हैं, ये कुर्सियां सीधी करते हैं, ये सफाई करते हैं, ठीक है, ये दरवाजा खोलते हैं, बंद करते हैं, बेल बजाते हैं। फिर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसमें आपके कोऑर्डिनेटर्स वगैरह आ जाते हैं। ये मिडिल लेयर्स है आपकी। और हाई लेवल लेयर कौन सी है? स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कौन करता है? टीचर करता है। तो टीचर स्टूडेंट जो है वो अपर लेयर पे आते हैं, ठीक है, वो एप्लीकेशन लेयर कहलाएंगे। तो इस तरह हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर को, मॉड्यूलर डिजाइन को एक एग्जांपल देके आपको समझाया। क्वेश्चन 13 में बेटा व्हाट आर सिस्टम लाइब्रेरीज, कि सिस्टम लाइब्रेरीज क्या है। सिस्टम लाइब्रेरीज आर कलेक्शन ऑफ रेडीमेड इंस्ट्रक्शंस दैट प्रोग्राम कैन यूज टू परफॉर्म कॉमन टास्क। फाइल ओपन करनी है, फाइल क्लोज करनी है, टेक्स्ट शो करवाना है स्क्रीन पर। अब सिस्टम लाइब्रेरीज आपको क्या मदद देती हैं कि अगर आप प्रोग्राम में कोई सिस्टम लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं तो जितने भी फंक्शन उस सिस्टम लाइब्रेरी में बने हुए हैं वो तमाम के तमाम आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं, तमाम सिस्टम लाइब्रेरीज जो हैं वो आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाती हैं। आपके सिस्टम पे क्या हो जाती हैं बेटा? डाउनलोड हो जाती हैं, और आप टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। और अगर कोई सिस्टम लाइब्रेरी अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो जाएगी तो उससे रिलेटेड फंक्शन आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन 14 में बेटा आपसे पूछता है व्हाट आर डिवाइस ड्राइवर्स। अब डिवाइस ड्राइवर्स बेटा वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने में मदद देते हैं। जैसे कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस जब आप लगाएंगे, उसमें आपका प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, कीबोर्ड है, माउस है, ग्राफिक कार्ड है, साउंड कार्ड है, या कोई भी और ऐसी चीज जो कि आप एक्सटर्नली अटैच कर रहे हैं मदरबोर्ड पे, तो उसको ऑपरेट करने के लिए बेटा सॉफ्टवेयर चाहिए जो बताए ऑपरेटिंग सिस्टम को कि कैसे काम करना है इस डिवाइस के साथ। इस सॉफ्टवेयर को डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 15 में बेटा व्हाट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्रोग्राम है दैट इज करेंटली रनिंग ऑन अ कंप्यूटर, जो आपने प्रोसेस स्टार्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेब ब्राउजर ओपन करता हूं, तो जब मैं वेब ब्राउजर ओपन करता हूं बेटा, तो मेरे टास्क मैनेजर में प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके अगेंस्ट क्या स्टार्ट होता है? प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल दीज प्रोग्राम्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज की गारंटी देता है कि वो तमाम प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट सही करवाएगा। तो पहले मैं आपको ना एक प्रोसेस दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हम बात किसकी कर रहे हैं। मैं अपने सिस्टम पे टास्क मैनेजर ओपन करता हूं बेटे, और टास्क मैनेजर में ये लिस्ट आपको नजर आ रही है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो देखने में आसानी हो।
आप देखें कि इस टास्क मैनेजर में ऊपर हेडिंग दी हुई है प्रोसेसेस। अब कितने प्रोसेसेस मेरे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनके नाम आ रहे हैं, उनका स्टेटस आ रहा है कि वो सीपीयू कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, मेमोरी कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्क कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं, नेटवर्क कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, जीपीयू कितनी परसेंटेज इस्तेमाल कर रहे हैं जीपीयू इंजन की। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेसेस स्टार्ट होते हैं। अब मैंने अगर गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है तो गूगल क्रोम के डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो यहां पर शो हो रहे हैं। अगर मैं राइट क्लिक करके दिखाऊं तो जितने मैंने टैब्स ओपन किए हुए हैं हर टैब के अगेंस्ट अलग प्रोसेस जनरेट हुआ हुआ है और हर प्रोसेस अपनी अपनी बारी पे रिसोर्सेज को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इन प्रोसेसेस की हम बात कर रहे हैं। जब भी आप अपने सिस्टम पे कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम बैकएंड पे उसके अगेंस्ट प्रोसेस जनरेट करता है। आप अपने टास्क मैनेजर में जाके इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन 16 में कहता है व्हाट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। अब इस प्रोसेस मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? कहता है एंश्योर दैट ईच एक्टिव प्रोसेस गेट द रिसोर्सेज इट नीड्स टू रन इफेक्टिवली। प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उसको रिसोर्सेज मिल रहे हो। कौन से? जो अभी मैंने आपको दिखाए, सीपीयू, मेमोरी, जीपीयू, टाइम स्लाइस, ये सारे रिसोर्सेज उसको चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट करवाता है बेटे। Why process management is important? Because it ensure all processes run smoothly without disturbing each other। ये आपको गारंटी देता है कि तमाम आपके जो प्रोसेसेस हैं वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे और एक दूसरे के ऊपर बर्डन नहीं बनेंगे, अलग अलग एग्जीक्यूट होंगे। तो ये रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, इनके दरमियान कैसे असाइन करना है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट बेसिकली। व्हाट इज अ प्रोसेस लाइफ साइकिल? प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या है? प्रोसेस शुरू कैसे होता है, खत्म कैसे होता है? अब इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं बेटा। सबसे पहली स्टेज प्रोसेस का क्रिएट होना, मतलब स्टार्ट होना। देन प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, अपना टाइम लेता है, कंप्लीट होता है, और जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर टर्मिनेशन का स्टेप आ जाता है। प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, किल हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्वेश्चन 19 में आपसे पूछा गया व्हाट इज क्रिएशन इन प्रोसेस लाइफ साइकिल। अब इसका पहला फेज प्रोसेस लाइफ साइकिल का क्या है? प्रोसेस क्रिएशन। When you start a program, process starts. Operating system load the program into memory and give it to the necessary resources. जब आपने कोई कमांड एग्जीक्यूट की, जब आपने डबल क्लिक किया, फर्ज करें आपने कोई तस्वीर ओपन की है, पिक्चर ओपन की है। अब जब आपने पिक्चर ओपन किया तो वो किसमें लोड हो गई बेटा? मेमोरी में। जैसे मेमोरी में लोड हुई तो उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया एग्जीक्यूशन के लिए। इसको प्रोसेस क्रिएशन कहते हैं। ठीक है, फिर व्हाट इज एग्जीक्यूशन इन अ प्रोसेस लाइफ साइकिल? A stage where process is actively running and consuming all the resources। जब आपका प्रोसेस रनिंग हो, हालत में हो, और रिसोर्सेज जो है वो कंज्यूम कर रहा हो, एक्टिवली परफॉर्म कर रहा हो टास्क, तो इसको एग्जीक्यूशन फेज कहते हैं। और टर्मिनेशन फेज इसके बाद आता है। दिस ऑकर व्हेन द प्रोसेस फिनिश इट्स टास्क। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है टर्मिनेशन फेज ऑफ अ प्रोसेस। जैसे ही आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उससे रिसोर्सेज ले लेता है, रिसोर्सेज फ्री हो जाते हैं, इसको टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं प्रोसेस लाइफ साइकिल एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर दिखाएं आप। क्रिएशन कैसे बिगिन होगी? जब आप ब्राउजर के आइकन पे क्लिक करेंगे, मेमोरी में लोड करेंगे, एग्जीक्यूट होगा ब्राउजर आपका, और पेज लोड करेंगे। उसके बाद जब आप टर्मिनेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, मैं अब इसकी आपको ना एग्जांपल करके दिखाता हूं लाइव। अब लाइव एग्जांपल के लिए मुझे एक नया ब्राउजर ओपन करना है और साथ में आपको टास्क मैनेजर ओपन करके दिखाना है। तो पहले मैं टास्क मैनेजर ओपन करता हूं। देखिए अभी आपको मेरे टास्क में ब्राउजर नहीं नजर आ रहा। कौन सा? गूगल क्रोम नहीं नजर आ रहा है। अब मैं जाता हूं अपने डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे जाके मैंने गूगल क्रोम पे क्लिक किया और मैंने जो है अपने पास एक नया ब्राउजर ओपन किया। अब जब मैंने ब्राउजर ओपन किया तो मैं टास्क मैनेजर में जाके देखना चाहता हूं यहाँ ब्राउजर आया कि नहीं। देखिए यहाँ पे ब्राउजर आ गया, और ब्राउजर के क्या ओपन हो गए? प्रोसेसेस ओपन हो गए जितने भी उसको रिक्वायर थे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आप देख रहे हैं ब्राउजर ओपन हो गया, ब्राउजर मेरी लिस्ट में आ रहा है। अब ये जो ब्राउजर आ रहा है आपके पास गूगल क्रोम लिस्ट में, इसको खत्म कैसे करना है? अगर मैं कहूं कि जी इसको क्या कर दें, खत्म कर दें, तो ये कैसे खत्म होगा? मैं अपने ब्राउजर को क्लोज करता हूं राइट क्लिक करके। ठीक है, और आप देखेंगे कि आपकी लिस्ट में से ब्राउजर जो है वो
गायब हो जाएगा। अब आप देखें आपकी लिस्ट में कहीं भी गूगल क्रोम लिस्ट में नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि क्लोज करने पे वो टर्मिनेट हो गया, वो एग्जीक्यूट हो चुका था, वो टर्मिनेट हो गया। तो यही है एग्जांपल किसकी, वेब ब्राउजर की, कि कैसे वो मेमोरी में लोड हुआ जब मैंने क्लिक किया, उसके बाद वो एग्जीक्यूट हुआ, और जब मैंने बंद किया, क्लोज किया ब्राउजर को, तो वो रिसोर्सेज रिलीज हो गए और टर्मिनेट हो गया प्रोसेस। क्वेश्चन 23 है बेटा, व्हाट इज मेंट बाय मल्टीटास्किंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टीटास्किंग, टास्क कहते हैं वर्क को, काम को, और मल्टीटास्किंग का मतलब कि एक टाइम पर एक से ज्यादा काम हो रहे हैं। अभी टास्क मैनेजर में आपने देखा कि बहुत सारे टास्क एट अ टाइम चल रहे थे। तो मल्टीटास्किंग अलाउ मोर देन वन प्रोग्राम टू बी ओपन एंड यूज्ड बाय अ सिंगल यूजर एट द सेम टाइम, कि एक ही वक्त में एक यूजर जिसने अपने लॉगिन किया हुआ है अपने सिस्टम पे, एक से ज्यादा काम परफॉर्म कर रहा है। जैसे इस वक्त मेरे सिस्टम पे रिकॉर्डिंग भी चल रही है, इस वक्त मेरे सिस्टम पे ये जो बुक आपके सामने ओपन हुई है, नोट्स ओपन हुए हैं, पीडीएफ में ये भी ओपन है, अभी मैंने ब्राउजर ओपन किया था, कुछ मैंने फोल्डर्स ओपन किए हुए हैं, ये सब मल्टीटास्किंग है। एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म हो रहे हैं एक ही सिंगल यूजर के लॉगिन से एट अ टाइम। अब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग करवाता है और इनके दरमियान में स्विचिंग करवाता है। स्विचिंग जब करवाता है तो टास्क के दरमियान स्विचिंग इतनी तेज हो रही होती है कि आपको पता नहीं चलता, आपको फील आती है कि ये सारे काम एट अ टाइम चल रहे हैं, जबकि ये वन बाय वन चल रहे होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 24 में आपसे पूछा गया है, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्करेंसी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। कॉन्करेंसी का मतलब क्या है बेटा, एक से ज्यादा प्रोसेसेस का एक टाइम पे एक्टिव हो जाना, एक से ज्यादा प्रोसेसेस का एट अ टाइम एग्जीक्यूट होना, दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंसी। अब सीपीयू जो है, मैंने अभी बताया आपको कि वो करता वन बाय वन एग्जीक्यूट है, लेकिन उसका सीपीयू साइकिल इतना तेज है, इतनी फास्ट स्विचिंग है कि आपको पता नहीं चलता डिले का। आपको यही नहीं पता चल पाता कि जी मेरा ब्राउजर के से स्विच हुआ था, मेरे गाने पे गाने से स्विच हुआ था, डाउनलोडिंग पे डाउनलोडिंग से वापस ब्राउजर पे आया था। तो इसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि आपको कॉन्करेंट फीलिंग आती है, आपको लगता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्करेंट चला रहा है, मतलब एट अ टाइम चला रहा है सबको। ठीक है। क्वेश्चन 25 में बेटा आपसे पूछा गया है, व्हाट इज प्रोसेस शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट। शेड्यूलिंग प्रोसेस है बेटा किस चीज का, जहां ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को पहले रन करना है, कितना रन करना है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट बारी किस प्रोसेस की लगानी है, उसके बाद किसकी, चौथे पे किसकी, पांचवें पे किसकी। सीपीयू साइमल्टेनियसली रन नहीं कर रहा होता, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, सीपीयू स्विचिंग कर रहा होता है। तो स्विचिंग करने के लिए उसे शेड्यूल बनाना पड़ता है कि पहली बारी किसकी आएगी, सेकंड किसकी, थर्ड किसकी, फोर्थ किसकी, एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 26 में बेटा आपसे पूछा गया, व्हाट आर प्रोसेस शेड्यूलिंग मेथड्स। अब प्रोसेस शेड्यूलिंग के बेटा डिफरेंट मेथड्स हैं। जो सबसे आसान तरीन मेथड है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसे FCFS कहते हैं। तो आपकी बुक में FCFS को डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन 27 में आपसे पूछता है, व्हाट इज FCFS मेथड। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसका क्या मतलब है बेटा, द CPU प्रोसेस द टास्क इन द एग्जैक्ट ऑर्डर दे अराइव, कि जिस तरतीब में उसके पास टास्क आएगा परफॉर्म होने के लिए, उसी तरतीब में वो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। इसका मतलब कि जो पहले नंबर पे आया है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, कंप्लीट होगा, फिर सेकंड की बारी लगेगी, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, एंड सो ऑन। तो द फर्स्ट प्रोसेस टू अराइव इज कंप्लीटेड फर्स्ट बिफोर द नेक्स्ट वन स्टार्ट्स। तो पहला जो प्रोसेस आया पहले उसे कंप्लीट किया जाएगा, फिर सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, एंड सो ऑन। एग्जाम्पल देनी है आपने FCFS की क्वेश्चन नंबर 28 में। तो कहता है आप फर्ज कर लें कि किसी दुकान पर क्यू लगी हुई है, आपकी शॉप पे, कैंटीन पे, स्कूल की कैंटीन पे क्यू लगी हुई है, कतार। फर्स्ट कस्टमर इज सर्व्ड फर्स्ट। फॉर एग्जांपल इफ प्रोसेस P1 अराइव फर्स्ट, इट इज कंप्लीटेड फर्स्ट। तो पहले कस्टमर की बारी पहले लगाई जाती है ना, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। तो प्रोसेस P1 अगर पहले नंबर पे आया तो पहले वो सर्व होगा, कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरे की बारी आएगी, फिर तीसरे की, और फिर चौथे। बाकी सब उतनी देर क्या करेंगे, वेट करेंगे। ये इस मेथड का डिसएडवांटेज था। क्वेश्चन 29 में पूछा गया बेटा आपसे, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ FCFS। बिकॉज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट। सादा तरीका है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। एंड नो प्रोसेस इज स्किप्ड, किसी की बारी खत्म नहीं होती। दे आर सर्व्ड इन द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ अराइवल,
और ये भी याद रखता है कि पहले कौन आया उसकी पहली बारी, फिर सेकंड वाले की, फिर थर्ड एंड फिर फोर्थ एंड सो ऑन। क्वेश्चन 30 में बेटा आपसे पूछा गया है व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ एफसीएफएस। अब मेजर डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है एफसीएफएस का, उसे कहते हैं कॉनवाय इफेक्ट। कॉनवाय इफेक्ट का मतलब ये है बेटा, फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोसेस P1 आया और उसका जो रनिंग टाइम था वो 2 मिनट था, और प्रोसेस P2 आया जिसका रनिंग टाइम टोटल 10 सेकेंड था। अब 10 सेकेंड वाले प्रोसेस को पूरे 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले प्रोसेस आया वो 2 मिनट तक चलेगा, जब तक खत्म नहीं होगा प्रोसेस 2 की बारी नहीं आएगी। तो एक लंबे वेट में लगा रहा वो, जबकि उसका टोटल रनिंग टाइम कितना था 10 सेकेंड, वेट उसको कितना करना पड़ा 2 मिनट। तो इसको कॉनवाय इफेक्ट कहते हैं, वेयर शॉर्ट प्रोसेसेस मस्ट वेट अ लॉन्ग टाइम बिहाइंड लॉन्गर प्रोसेसेस। कि कोई एक छोटा प्रोसेस आया है लेकिन उससे पहले चलने वाला प्रोसेस लंबा था, तो उसका पूरा वेट करेगा वो, इससे ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाती है। ये एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का नुकसान है बेटा। क्वेश्चन 31 में आपसे पूछा गया व्हाट इज मेमोरी, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी बेटा फंडामेंटल कंपोनेंट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है आपके कंप्यूटर सिस्टम का। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर ने कहा था कि आप एक मेमोरी डिजाइन करें जिसमें आप डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करेंगे फॉर प्रोसेसिंग। किसी भी इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना है, किसी डाटा ने एग्जीक्यूट होना है, तो सबसे पहले वो कहाँ लोड होता है, मेमोरी में लोड होता है, ताकि सीपीयू उसे एग्जीक्यूट करवा सके। अब ये इस चीज की गारंटी देता है कि आपका जो सीपीयू है वो उसको मेमोरी में से पिक करेगा फॉर एग्जीक्यूशन। सीपीयू मेमोरी के करीब है, लिहाजा उसकी एक्सेस टाइम कम हो जाता है, ठीक है, जल्दी पिक कर पाता है। 2 मेन टाइप्स मेमोरी की आपकी बुक में डिफाइन की गई है, प्राइमरी मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। 32 क्वेश्चन में आपसे कहता है व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को बेटा रैम भी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस से मतलब कि किसी भी जगह पर डाटा पड़ा है तो उसका एक्सेस टाइम बराबर है। ये फास्ट मेमोरी है, मेन वर्किंग एरिया है मेमोरी का, कंप्यूटर का। अब कंप्यूटर जो है मेमोरी में डाटा और इंस्ट्रक्शन को सिर्फ उस वक्त तक रखता है जब तक वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। जैसे एग्जीक्यूशन पूरी हो जाती है उस डाटा को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा रैम वोलेटाइल मेमोरी है। रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ये है बेटा, जब तक ये टर्न ऑन रहती है, मतलब आपका कंप्यूटर ऑन है तो इसमें डाटा होगा, जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ हुआ तो इसमें से डाटा वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। whenever the power is turned off the contents of the RAM goes on vanish। इसको इस वजह से वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। क्वेश्चन 33 में बेटा आपसे पूछा गया व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी जो है वो बेटा हम हार्ड ड्राइव या एनवीएमई किसी स्टोरेज ड्राइव का छोटा सा हिस्सा उठाते हैं और उसको पार्ट बना देते हैं आपकी रैम का बाय सॉफ्टवेयर। जब आपकी फिजिकल रैम फुल होती है तो आपका जो मेमोरी है प्राइमरी मेमोरी वो किसको इस्तेमाल कर लेती है, वर्चुअल मेमोरी को। इससे आपके ज्यादा प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन हो जाते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी फिर क्या फायदा देती है कि आपकी रैम की एग्जीक्यूशन जरा बेहतर हो जाती है। वाई इज वर्चुअल मेमोरी स्लोअर देन रैम, 34 क्वेश्चन में पूछता है। वर्चुअल मेमोरी बेटा इसलिए रैम से स्लो होती है क्योंकि ये स्टोरेज डिवाइस में से आप पार्ट उठाते हैं। स्टोरेज डिवाइस की डाटा ट्रांसफर स्पीड रैम की डाटा ट्रांसफर स्पीड से क्या होती है, कम होती है। तो इस वजह से जो चीज वर्चुअल मेमोरी से रन हो रही होगी उसकी सिस्टम परफॉर्मेंस कम होगी बनिस्बत जो आइटम, जो डाटा, जो इंस्ट्रक्शन आपकी फिजिकल रैम से रन हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 35 है बेटा आपके पास डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। तो प्रोसेस तो देखें अभी बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया पीछे। प्रोसेस एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, जैसे ही आप कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हैं उसके अगेंस्ट एक प्रोसेस जनरेट हो जाता है, ठीक है। प्रोसेस की मेमोरी स्पेस अपनी होती है, मतलब सेपरेट मेमोरी स्पेस हर प्रोसेस की होती है, जबकि थ्रेड जो है वो प्रोसेस का एक छोटा पार्ट है, छोटा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। अच्छा, एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। एक प्रोसेस के कितने होते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं जो कि एक प्रोसेस में एट अ टाइम चल रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको वेब ब्राउजर की एग्जांपल दिखाई थी। क्वेश्चन 36 में आपसे पूछता है गिव एग्जांपल ऑफ प्रोसेस एंड थ्रेड।
जब हमने वेब ब्राउजर ओपन किया था तो प्रोसेस तो एक हो रहा था, लेकिन जब राइट क्लिक किया तो उसके कितने सारे वेब पेजेस के अलग अलग क्या ओपन हुए थे, थ्रेड्स ओपन हुए थे। वन थ्रेड माइट लोड अ वेब पेज, हो सकता है एक थ्रेड जो है वेब पेज को लोड कर रहा हो, दूसरा उसमें ऑडियो प्ले कर रहा हो, तीसरा उसमें वीडियो प्ले कर रहा हो, चौथा उसमें डाउनलोड कर रहा हो फाइल्स को। तो थ्रेड जो है वो इंडिविजुअल छोटे छोटे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। विद इन वन प्रोसेस देयर आर डिफरेंट थ्रेड्स, ठीक है, तो इसको आप समझ लें। क्वेश्चन 37 में है बेटा आपके पास, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब एक ऐसी टेक्निक जो एक सिंगल प्रोसेस में एक टाइम पर साइमल्टेनियसली एट अ टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट थ्रेड्स ओपन करते हैं, हम इसको मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग इज अ टेक्निक दैट अलाउ अ सिंगल प्रोसेस टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली by dividing its work into smaller threads, तो एट अ टाइम आपका जो एक प्रोसेस है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे थ्रेड्स चल रहे होते हैं, इसको मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं बेटा। अब बेनिफिट क्या है बेटा मल्टी थ्रेडिंग का, कि बेनिफिट्स में एक तो आपकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है, पैरेलल एग्जीक्यूशन हो रही होती है, मतलब हर थ्रेड अपना अपना काम परफॉर्म करके आउटपुट जमा करा रहा होता है अपने पेरेंट प्रोसेस को। इससे रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है, जब आपकी फास्ट एग्जीक्यूशन होगी तो आपको अपना प्रोसेस सोया हुआ नहीं लगेगा, आपको डिले नहीं आएगा, तो रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज होगी। सपोर्ट फॉर कंकरेंट ऑपरेशंस, आपके डिफरेंट ऑपरेशंस जो है एट अ टाइम चल रहे होते हैं। और एफिशिएंट यूज ऑफ सिस्टम रिसोर्सेज, तो सिस्टम के रिसोर्सेज आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 में बेटा व्हाट इज सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल क्या है, एक ऐसी रिक्वेस्ट जो आपके किसी प्रोग्राम ने ऑपरेटिंग सिस्टम से की है किसी टास्क के परफॉर्म करने के लिए, इसको सिस्टम कॉल कहते हैं। कॉल को आप कमांड भी समझ सकते हैं। अ सिस्टम कॉल इज अ रिक्वेस्ट मेड बाय प्रोग्राम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क दैट द प्रोग्राम कैन नॉट डू डायरेक्टली, वो प्रोग्राम खुद नहीं कर सकता था, तो उसने किससे रिक्वेस्ट की, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट की। ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रिज बन गया बिटवीन द प्रोग्राम एंड द कर्नल, उस सॉफ्टवेयर के जिसने वो रिक्वेस्ट की है और कर्नल जिसने हार्डवेयर से रिसोर्सेज लेके देने हैं, उनके दरमियान ब्रिज कौन है, सिस्टम कॉल है। तो सिस्टम कॉल बेसिकली बेटा क्या है, कमांड है। सिस्टम कॉल क्या है, कमांड है। राइट द नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। अब किस तरह की सिस्टम कॉल्स होती हैं, सबसे पहले ओपन, दूसरी कैटेगरी है रीड, तीसरी कैटेगरी है राइट और चौथी कैटेगरी है बेटा फोर्क। ये सिस्टम कॉल्स की टाइप्स के नेम्स हैं, इनको आप याद कर लें। क्वेश्चन 41 में डिस्कस किया गया टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। ओपन की जो सिस्टम कॉल है वो किस लिए काम आती है, फाइल को ओपन करने के लिए, चाहे वो आप डाटा रीड करने के लिए ओपन कर रहे हो या डाटा राइट करने के लिए ओपन कर रहे हो। इसी तरह जो रीड की कॉल है वो क्या करती है, वो फाइल से डाटा रीड करवाती है आपको, मतलब रिट्रीव करना, किसी फाइल से डाटा उठाना है ना, इसको रीड ऑपरेशन कहते हैं। राइट की जो सिस्टम कॉल है वो फाइल में डाटा राइट करवाती है, मतलब फाइल में डाटा सेव करवाती है, इसको डाटा राइटिंग कहते हैं। और फोर्क की जो सिस्टम कॉल है ये क्या करती है, ये न्यू प्रोसेस जनरेट करती है बाय डुप्लीकेटिंग द एग्जिस्टिंग वन। पहले से एक प्रोसेस चल रहा है, जब आप उसकी कॉपी बनाते हैं तो इसको फोर्किंग कहते हैं, ठीक है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से चलते हुए प्रोसेस की कॉपी बनाता है तो क्या होता है, वो डुप्लीकेट हो जाता है और इस डुप्लीकेशन को क्या कहते हैं बेटा, फोर्किंग कहते हैं। क्वेश्चन 42 में है बेटा आपके पास व्हाट इज फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम बेटा आपको तरीका प्रोवाइड करता है कि आप अपने सिस्टम पर फाइल्स को स्टोर कैसे करेंगे, फाइल्स को लोकेट कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे। जब आप हार्ड ड्राइव पे अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं तो बेसिकली ये तरीका कौन बताता है कि कैसे फाइल स्टोर होनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते वक्त। क्या चले और सादा कर लेते हैं, आप लोग विंडो से वाकिफ है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इंस्टॉल करते वक्त आपको ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन फाइल सिस्टम चूज करना होता है। FAT32, NTFS, ext3, ext4, बेतहाशा मार्केट में फाइल सिस्टम मौजूद है, ठीक है। तो फाइल सिस्टम जब आप चूज करते हैं, विंडो इंस्टॉल हो जाती है, तो वो बताता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को कि कैसे आपने फाइल स्टोर करनी है। फाइल्स है क्या बेटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा सेट्स, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ऑन योर कंप्यूटर। अब उसके अंदर टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, इमेज फाइल भी हो सकती है, ऑडियो फाइल भी हो सकती है, वीडियो फाइल भी हो सकती है, कोई
आपकी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फाइल भी हो सकती है जिसे एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। फोल्डर क्या होता है? फोल्डर बेटा कंटेनर है, डायरेक्टरी है। अब कैसा कंटेनर या डायरेक्टरी? जैसे आपके घर में कंटेनर होता है, उसके अंदर आप फॉर एग्जांपल कपड़ों का कंटेनर है तो कपड़े रख रहे हैं, तो इस फोल्डर में हम क्या रखते हैं? फाइल्स रखते हैं। और किसी फोल्डर में एक से ज्यादा फोल्डर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो फोल्डर और डायरेक्टरी इज अ कंटेनर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स इन अ लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर इजी मैनेजमेंट। के फोल्डर या डायरेक्टरी में आप डिफरेंट फोल्डर्स भी रख सकते हैं, फाइल्स भी रख सकते हैं। लॉजिकल स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, पेरेंट फोल्डर, फिर उसका चाइल्ड फोल्डर, फिर चाइल्ड, फिर चाइल्ड, फिर चाइल्ड, एंड इस तरीके से बेटा जो मैनेजमेंट है फाइल्स की और फोल्डर्स की वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन 45 में आपसे पूछा गया व्हाट इज मेटा डाटा। मेटा डाटा का सादा मतलब होता है बेटा डेटा अबाउट द डाटा। अब डेटा अबाउट द डाटा से क्या मुराद है कि आपने कोई फाइल स्टोर की है, आपने कोई फोल्डर स्टोर किया है, तो जो उसकी डिटेल्स है, फाइल का नाम क्या है, फाइल की टाइप क्या है, फाइल का साइज कितना है, किस डेट को क्रिएट हुई है, ये जो डाटा है इसको मेटा डाटा कहते हैं, ठीक है। इस मेटा डाटा से ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या मदद होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उनको अच्छे से मैनेज कर पाता है, ठीक है, और यूजर भी अपने आइटम्स को मैनेज कर पाता है विदाउट ओपनिंग देम। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी आपको किसी एक फाइल की इंफॉर्मेशन दिखाना चाहें तो लेट सपोज ये हमने एक फोल्डर ओपन किया। अब इस फाइल पे हमने राइट क्लिक किया और इसकी क्या खोल ली? प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में अगर आप देखें तो देखिए इस प्रॉपर्टीज में आपके पास आ रहा है कि जी इसका नाम है image-3, ओके। टाइप ऑफ फाइल है जेपेग फाइल .jpeg। ओपन किससे होनी है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 से। लोकेशन इसकी क्या है, कहां पे पड़ी है, साइज कितना है डिस्क स्पेस का, क्रिएट कब हुई है, मॉडिफाई कब हुई है, एक्सेस क्या हुई है। तो ये सारी क्या कहलाती है बेटा? मेटा डाटा कहलाती है, किसी फाइल की इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन 46 में आपसे पूछा गया है राइट डिफरेंट फाइल सिस्टम यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मुख्तलिफ किस्म के फाइल सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं उनके आपने नाम लिखने हैं एग्जांपल के तौर पे। FAT32 नॉर्मली यूएसबी ड्राइव्स में चलता है, NTFS विंडोज के साथ चलता है, HFS या APFS मैक ओएस में चल रहा है, ext2, ext3, ext4 ये सब लिनक्स में चल रहे हैं। तो ये डिफरेंट फाइल सिस्टम्स हैं और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ काम करते हैं, आप एज एन एग्जांपल लिख देंगे। फिर है बेटा आपके पास व्हाट आर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कैटेगरीज है बेटा, पहली रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है? कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को प्रोसेस करता है टाइम लिमिट्स के अंदर। उसको डेडलाइन दी जाती है कि इतने टाइम में ये टास्क लाजमी कंट्रोल होना चाहिए। इसका मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहां इस्तेमाल होगा? जहां पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डिले आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, आप उसमें वेट टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो क्रिटिकल सिस्टम्स जो है जैसे एटीसी का सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का, हार्ट मॉनिटरिंग, बीपी मॉनिटरिंग, आईसीयू में जितने आपके डिवाइसेस लगे होते हैं, इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 49 में है बेटा एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज स्मॉल होता है लेकिन स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए बिल्ड किया जाता है, जैसे माइक्रोवेव, प्रिंटर, एटीएम मशीन्स, ठीक है। तो इनके जो नेसेसरी फंक्शंस हैं कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में रखे जाते हैं बेटा। क्वेश्चन 50 है बेटा डिस्कस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को मैनेज करता है जो कि नेटवर्क पे कनेक्ट हुए हो। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए फाइल शेयरिंग, इंटरनेट के कनेक्शन की शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग की जाती है। जब भी आपने कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है, चाहे वो अपने घर में बना रहे हो, लैब में बना रहे हो या ऑफिस में बना रहे हो, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा चुनना है? जिसमें नेटवर्क की फैसिलिटी मौजूद हो। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज की डिस्कशन का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हैंड हेल्ड डिवाइसेस के लिए बनाया गया। मोबाइल का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसी चीज जो हरकत कर सकती है। अब स्मार्टफोन है ना, वो आपकी जेब में होता है, आप हरकत करते हैं तो आपकी हरकत के साथ साथ वो चलता है, तो इसलिए उसको मोबाइल फोन कहते हैं, ठीक है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिवाइसेस के लिए बना है जैसे स्मार्टफोन,
टच स्क्रीन फोन आपके, टैबलेट हो गए, मोबाइल एप्स हो गई, इनमें जो इस्तेमाल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसे क्या कहते हैं? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन जो बेटा चैप्टर नंबर 1 में आपसे पूछे गए हैं, जिसका जवाब ऊपर मौजूद है, वो मैंने रेफरेंस लिखा है। जैसे व्हाई इज द ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्ड एज सेंट्रल कंट्रोलर, या आप क्वेश्चन नंबर 2 ऊपर से तैयार करेंगे, उसमें इसका जवाब मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ट्रांसलेटर बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब उठा लें, यही चीज है। वन वे टू क्रिएट अ न्यू यूजर अकाउंट इन विंडोज, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब उठा लें, प्रैक्टिकल भी साथ करवाया मैंने वहां पे आपको। कर्नल का डिफरेंस बताना है शेल से, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में दिया गया है ऑलरेडी। क्वेश्चन 5 में आपसे पूछ रहा है कि एक एग्जांपल लिख दें सिस्टम लाइब्रेरी की और उसका पर्पस लिख दें, तो आप क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर उठा लें, यही सवाल है वो। क्वेश्चन 6 में जैसे उसने पूछा है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दें एफसीएफएस का, तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 और 30 को देख लेना जाके, सेम क्वेश्चन है। वाई इज वर्चुअल मेमोरी स्लोअर देन रैम, वर्चुअल मेमोरी की क्यों स्पीड कम होती है रैम से, क्वेश्चन नंबर 34 के आंसर में लिखा हुआ है। डिफाइन अ सिस्टम कॉल, क्वेश्चन नंबर 39 पे आपको मिल जाएगा। रोल ऑफ अ फाइल सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 42 पे उसका आंसर मौजूद है। और मल्टीटास्किंग कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में मौजूद है। तो ये बेटा चैप्टर नंबर 1 के तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। इसी से बहुत सारे आपके लॉन्ग भी कवर हो जाएंगे, इसको आप तैयार करें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई क्यूरी हो, कोई इश्यू हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह वहां पे क्लियर कर देंगे।